आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई से। हमने इससे पहले के वीडियो में भारत परिषद अधिनियम 1909 की चर्चा की थी। इसमें हमने बताया था कि किन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने 1909 के अधिनियम को लागू किया और इस अधिनियम के क्या उपबंध थे, यानी इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। यह अधिनियम 1892 के अधिनियम से किस तरह से आगे था। इन सब की चर्चा करने के बाद आज हम भारत परिषद अधिनियम 1909 की समीक्षा करेंगे। हम देखेंगे कि क्या वास्तव में यह अधिनियम 1892 के अधिनियम से आगे था या यह एक छलावा मात्र। ये माना जाता है कि इस अधिनियम के सुधार या इस अधिनियम के माध्यम से भारत को महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार दिए गए। कांग्रेस के नरम नेताओं का भी प्रारंभ में यही विचार था। इन सुधारों से उदारपंथी भारतीयों को बड़ी आशाएं बंधी, लेकिन शीघ्र ही उन्हें यह याद हो गया कि काउंसिल के निर्वाचित प्रतिनिधियों को लेश मात्र भी अधिकार नहीं है जिससे वे सरकार के कार्यों को प्रभावित कर सकें। इसमें बहुत सी कमियां थीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्थापिका सभा को। व्यवस्थापिका सभा में कौन सी कमियां या त्रुटियां रह गई थी। तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका के संगठन में परिवर्तन अवश्य हुआ, उसका विस्तार हो गया, परंतु उसके स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसे कभी संसद नहीं बनने दिया गया, यह सिर्फ दरबार ही बनकर रह गई। वह कार्यकारिणी को केवल सलाह ही दे सकती थी, पर आवश्यक नहीं था कि कार्यकारिणी उसकी सलाह को मान ही ले। कार्यकारिणी की नीतियों पर उसका किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। वह कार्यकारिणी सत्ता के हाथ में खिलौना मात्र थी। उसके कार्यों और शक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। चूंकि उसके अधिकार बहुत सीमित थे, अतः वह अनुत्तरदायी कार्यकारिणी के किसी कार्य में रुकावट नहीं डाल सकती थी। वह प्रश्न पूछ सकती थी, परंतु कार्यकारिणी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। यदि वह उचित समझती तो प्रश्नों को रोक सकता था। व्यवस्थापिका सभाएं प्रस्ताव पास कर सकती थी, लेकिन उसका लागू किया जाना बिल्कुल आवश्यक नहीं था। व्यवस्थापिका सभाएं बजट पर वाद विवाद कर सकती थी, लेकिन केंद्रीय या प्रांतीय सरकार का कोई आय व्यय उसके नियंत्रण में नहीं था। दूसरी कमी थी गैर सरकारी बहुमत को प्रभाव शून्य बनाया गया। सरकार को कानून पास कराने के लिए व्यवस्थापिका सभा के
अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, परंतु इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने में सरकार को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी। वास्तविक सत्ता तो सरकारी सदस्यों के हाथों में निहित थी। वस्तुतः इन सुधारों से नौकरशाही के ढांचे में कोई संशोधन नहीं हुआ। वह तो केवल पुरानी रीति को ही आगे बढ़ाता था, जिसके अनुसार भारतीयों को बिना कोई सुविधा या शक्ति दिए ही अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग सरकारी कार्यों में लिया जाता था। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी सांप्रदायिकता में वृद्धि। यह अधिनियम एक प्रकार पूर्व के सुधारों से आगे था, और वो एक प्रकार था सांप्रदायिक निर्वाचन। इस मामले में यह अधिनियम या यह सुधार प्रतिक्रियावादी था, क्योंकि इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नींव डाली। वास्तव में यह 1909 के अधिनियम की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था कही जा सकती है। इस अधिनियम में लागू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। यह व्यवस्था आगे चलकर भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। ठीक ही कहा जाता है कि सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र बनाकर भारत के राजनीतिक जीवन में विष शामिल कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से, और देश की एकता तथा समृद्धि और विकास की सभी आशाएं ध्वस्त कर दी गई। इसके बाद हिंदू मुस्लिम विरोध बढ़ता ही गया, जिसकी परिणति थी पाकिस्तान निर्माण। यह कहना गलत नहीं होगा कि 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक पद्धति को स्थान देकर पाकिस्तान की नींव डाली गई। वास्तव में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलने से वे अपने को शेष भारतीयों से अलग समझने लगे। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप या इसी के परिणाम स्वरूप सिख, हरिजन, आंग्ल भारतीय इत्यादि भी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे। इस पद्धति को अपनाने का उद्देश्य शायद ब्रिटिश सरकार का फूट डालकर शासन करना ही था। गुरुमुख निहाल सिंह ने इस संदर्भ में लिखा है कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार के इसी इरादे को स्पष्ट किया कि वह समस्त प्रतिगामी और अधिष्ठित स्वार्थों को अपनी ओर मिलाकर उनकी मदद से राष्ट्रीयता की शक्तियों का हनन करना चाहती थी। अगली कमी थी विभिन्न संप्रदायों के मतदाताओं में असमानता। इस अधिनियम में सभी संप्रदाय के मतदाताओं को समान अधिकार नहीं दिया गया। हिंदू मतदाताओं के लिए बहुत ऊंची योग्यता रखी गई, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के लिए बहुत निम्न योग्यता।
मध्यम वर्गीय मुस्लिम जमींदारों, भूस्वामियों, व्यापारियों तथा स्नातकों को मताधिकार प्राप्त था, जबकि इन्हीं वर्गों के गैर मुस्लिम मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार अधिनियम ने बहुसंख्यक हिंदू संप्रदायों के साथ अन्याय किया। आगे जो इसमें कमी थी वो थी निहित स्वार्थों को इस अधिनियम में महत्व दिया गया। केवल मुस्लिम संप्रदाय को ही नहीं बल्कि समाज के विशेष वर्गों तथा निहित स्वार्थों को भी प्रोत्साहित किया गया, जैसे जमींदार, वाणिज्य मंडल, भूमिपति आदि। ये निहित स्वार्थ सरकार के हाथों में खिलौना थे, जिसका प्रयोग वह राष्ट्रहित के विरोध में करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस अधिनियम में प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण भी किया गया। अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को पहले से भी अधिक केंद्रीकृत कर दिया। प्रांतीय सरकारों पर केंद्र का नियंत्रण घटा नहीं। राजस्व, प्रशासन तथा विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण पहले की भांति बना रहा। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भविष्य में स्थानीय संस्थाओं तथा स्वशासन के विकास में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। आगे देखिए, इस अधिनियम में संसदीय शासन को अस्वीकृत किया गया। 1909 के सुधारों ने भारत को संसदीय शासन देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने किसी भी अर्थ में और किसी भी क्षेत्र में भारतीयों के हाथों में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, जिसको लॉर्ड मार्ले ने स्वयं भी स्पष्ट कर दिया था। ब्रिटिश लोकसभा में इन सुधारों पर भाषण देते हुए उसने कहा था कि यदि सुधारों के विषय में यह कहा जाए कि इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय सरकार की स्थापना होती है तो मुझे ऐसे कार्य से कोई मतलब नहीं है। अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए गुरुमुख निहाल सिंह ने ठीक ही लिखा है कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अपनी ऐसी कोई चेष्टा प्रकट नहीं की जिससे पता चलता हो कि वह भारतीयों को अपना शासन आप करने का, आत्मनिर्णय करने का थोड़ा सा भी अधिकार प्रदान करना चाहती है। पार्लियामेंटो सुधारों के अंतर्गत विधान परिषदों के लिए यह दावा किया गया कि वे जनता का केवल विधि निर्माण कार्य में नहीं वरन दिन प्रतिदिन के वास्तविक प्रशासन में वास्तविक तथा प्रभावशाली ढंग से सहयोग प्राप्त करेगी। प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, पूरक प्रश्न पूछना, वित्तीय विवरण पर वाद विवाद करना, भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों का सदस्य बनाया जाना आदि बातें इस प्रकार के सहयोग के लिए प्रदान किए गए अवसर समझी जाती थी। लेकिन इन सुधारों के स्वभावगत दोषों तथा अन्य दोषों ने जो उनके क्रियान्वित होने पर इसमें सामने आए से सिद्ध कर दिया या सिद्ध हो गया कि उन्होंने भारत की राजनीतिक समस्याओं का न कोई उत्तर दिया और न ही वे दे सकते थे। उनके व्यवहारिक रूप से
यह पता चल गया कि परिषदों का कोई वास्तविक कार्य या परिषदों को कोई वास्तविक कार्य नहीं करना था। मूलतः इरादा यह था कि सरकारी सदस्यों को प्रस्ताव पर स्वतंत्रतापूर्वक मत देने दिया जाएगा, किंतु सरकारी सदस्यों का समूह सरकारी दल बन गया और कड़े नियंत्रण के अधीन रहा। सरकारी सदस्य न कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न कोई प्रस्ताव पेश कर सकते थे। भारतीयों की दृष्टि से निर्वाचित सदस्य भी परिषद में साम्राज्य के प्रति की गई सेवाओं के फलस्वरूप थे और अपनी राजभक्ति का अधिक सबूत देकर अपने अपने वर्ग का भविष्य सुधारने पर डटे हुए थे। अतः विधान परिषदें शक्तिहीन निकाय बन गई। उनकी बैठकों में केवल कार्यपालिका के निश्चयों को दर्ज किया जाता था। वाद विवाद में जीवन का अभाव था और उनकी कार्यवाही अवास्तविक थी। लेकिन इन सब के बाद भी, हालांकि इस अधिनियम में बहुत सारी कमियां थी जिसकी चर्चा हमने अभी की है, लेकिन इन सब के बाद भी यह अधिनियम 1892 के अधिनियम से थोड़ा आगे था। पार्लियामेंटो सुधारों की आलोचना से हमें यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि 1909 के अधिनियम के उपबंध बिल्कुल व्यर्थ थे। 1892 के एक्ट से निश्चित रूप से यह अधिनियम काफ़ी आगे था। जैसे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी एक भारतीय को लिया गया और 2 भारतीयों को भारत सचिव की काउंसिल में लिया गया। गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार किया गया और उसमें कुछ चुने हुए सदस्य ले लिए गए। इसी तरह प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया और वहाँ भी काफ़ी चुने हुए सदस्य लिए गए। 1892 के एक्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, नगर पालिकाओं, प्रांतीय काउंसिलों, यूनिवर्सिटी की सीनेटों, वाणिज्य संघों इत्यादि को केंद्रीय विधान परिषद के लिए सदस्यों के नामों की सिफारिशें करने का अधिकार था। 1909 के एक्ट के अनुसार इनको सदस्यों के चुनाव का अधिकार दे दिया गया। इस तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत पहली बार स्वीकार किया गया। 1909 के एक्ट के अनुसार सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। पहले बजट पर मतदान करने और सार्वजनिक मामलों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं था, परंतु इस एक्ट के अनुसार यह भी अधिकार दे दिया गया। इस तरह से इन सुधारों द्वारा भारतीयों को सरकार की आलोचना करने और सुझाव देने का अवसर दिया गया, परंतु भारतीयों को सरकार पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं दिया गया था। इस बात को स्वयं मार्ले ने स्वीकार कर लिया था और इस तरह से भारत में वैधानिक एक तंत्र की स्थापना की गई। रैमजे मैकडोनाल्ड ने लिखा है कि पार्लियामेंटो सुधार जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। तो ये था भारत परिषद अधिनियम। अब हम आगे अगले व्याख्यान में देखेंगे कि क्या भारतीय 1909 के अधिनियम से संतुष्ट हो गए
क्या उनकी आशाएं पूरी हो गई या उन्होंने इससे आगे कुछ और मांग की? और क्या ब्रिटिश सरकार ने उन मांगों को स्वीकार किया? क्या ब्रिटिश सरकार 1909 के अधिनियम के आगे कोई नया अधिनियम लेके आई? और अगर लेके आई तो उस अधिनियम ने भारतीयों की आशाओं को किस तरह से पूरा किया? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।